हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। ऑर्गेनिक में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर देख लिए हैं, अच्छे चैप्टर थे, है ना। बहुत लेंदी नहीं थे, सबसे बढ़िया बात तो यही है। लेकिन उसके साथ में कॉन्सेप्ट्स भी उसमें बहुत सारे नहीं थे, है ना। टेस्ट और ये सब चीज़ें। एक जो चैप्टर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें बहुत सारा कुछ है, मतलब बहुत टाइप की उसकी रिएक्शंस हैं, है ना। कुछ नेम रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारी हैं। इनफैक्ट किसी भी और चैप्टर में इतनी नेम रिएक्शन नहीं जितनी इस चैप्टर में है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली it is about those compounds which have a formula CnH2nO, ठीक है। इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए। हालांकि इस फॉर्मूले वाले, इस जनरल फॉर्मूले वाले सारे कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बिकॉज ऑफ कार्बन रिंग, ठीक है ना। रिंग की वजह से भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम देखना चाहते हो तो इसी देखो, अगर जैसे मान लो मैं बोलूँ C6H12O, ये है मान लो, तो इसके मैं तीनों एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें तुम CH3, C4H10, एक मिनट रुक जाओ, C4H9 कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे रहेंगे। ये तो तुम्हारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब ये ग्रुप प्लस ये ग्रुप होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो दिस विल बी कॉल्ड अ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है जी। इसमें अगर मान लो मैं इसी ग्रुप को इस तरीके से लिख सकता, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, OH है। और अगर मैं तीसरे की बात करूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला इन सबके लिए है, लेकिन अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कंपाउंड कह सकते हैं। ओके कूल, आई हैव दिस, अदरवाइज तो फिर पंगा हो जाता है ना। ठीक है जी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब समझ में आ गया होगा कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें अगर इस तरीके का कुछ है, H या फिर R, तो हम इनको कहते हैं एल्डिहाइड्स। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ है तो हम इनको कीटोन्स कह के क्लासिफाई करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो कीटोन्स जिसमें दोनों तरफ एल्काइल या अराइल ग्रुप्स हो, कोई कार्बन के ग्रुप्स हो, और एल्डिहाइड जो कि जिसमें एक H हो इस ग्रुप के साथ, एक कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। इसके साथ एक H हो, बाकी दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है और कोई और ग्रुप भी हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं दैट दीज आर ऑलवेज टर्मिनल, ऑलवेज टर्मिनल, ठीक है। एंड दे आर नेवर टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या है, कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन है उस चेन का, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कार्बन लास्ट कार्बन हो, ठीक है, हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, इसके केस में अगर तुम सबसे छोटा देखोगे तो ये आएगा, इससे छोटा और कोई नहीं है कीटोन, ठीक है। अच्छा, इसको देख के और क्या समझ में आ रहा है, इसके टाइप्स, ये ग्रुप कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एल्काइल एल्डिहाइड्स है ना, या फिर अराइल एल्डिहाइड्स। तो इनको क्या बोलेंगे तुम, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। एलिफेटिक, इसके टाइप्स बता रहा हूँ, टाइप्स।
एलिफैटिक, एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके टाइप्स अगर तुम देखोगे, एलिफैटिक हो सकता है जैसे ये है, या ये भी एलिफैटिक है। एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक का क्या सीन है कि भाई C6H5। ठीक है, फिर मिक्स्ड हो सकता है। मिक्स में मतलब एक तुम्हारा एलिफैटिक हो और एक तुम्हारा एरोमेटिक हो, जैसे ये हो गया। इसको बेंजोफिनॉन कहते हैं, इसको एसिटोफिनॉन कहते हैं, नाम लिख लो, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक है जी, ओके। मिक्स्ड हो गए, मिक्स में भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं और इस अनसिमेट्रिकल, नॉट एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना, जैसे ये सिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो सिंपल इनफ, ओके। तो ये इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे लूँगा। ठीक है, अगर किसी को इसका इन डेप्थ देखना है इसका नॉमेनक्लेचर ना, तो मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दूँगा जो 2 नॉमेनक्लेचर वाली वीडियोज़ है ना उसका। ठीक है, जो उसके जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला पर्टिकुलर पार्ट पोर्शन है उसका मैं लगा दूँगा। गॉट दैट? ठीक है जी, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे थे, राइट, नॉमेनक्लेचर। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, या लेट्स से फर्स्ट टॉक अबाउट दिस, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो हम कह सकते हैं मीथेन का डेरिवेटिव है। ठीक है, और क्योंकि C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये एसिड कह रहा हूँ सॉरी एल्डिहाइड है, तो हम यहाँ पे इस पर प्लस एल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, E और A है, दोनों के दोनों वॉवल हैं, तो इसका जो होता है E ड्रॉप हो जाता है, ये आएगा मिथेनल। बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें और भी अच्छे, बट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि इतना तुमको तो एटलीस्ट आना ही चाहिए है। ठीक है, सेम वे अगर मैं इसका वो नाम देखूँ तो इसके कॉमन नेम का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। और ये IIT का बहुत पुराना क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या होता है? ठीक है, फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है HCHO प्लस वाटर। ठीक है, ये आया है बहुत पहले, जब मैं जेई दिया था तब उससे पहले का आया हुआ है ये। ठीक है जी, CH3CHO। ठीक है, ये होगा इथेनॉल। भाई इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको बोलते हैं प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, 1 2 3 4 कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल या ब्यूटाइरल्डिहाइड।
क्योंकि ये ब्यूटायरिक एसिड से बनता है, बटरिक एसिड भी बोलते हैं उसको, ब्यूटायरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो लेट्स से 1 2 3 4 वी हैव दिस, अब इसका क्या करोगे, इसमें क्या है, हमेशा वो चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप हो। जैसे अगर मैं बोलूँ तो 1 2 3 की एक चेन और 1 2 3 4 5 की चेन है, और वंस वो जो नंबरिंग होगी यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो 5 हो गए ये, और कहाँ पे है ये CH3, पहला दूसरा 2 मिथाइल पेंटेनल, है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे और तरीके से और नाम लिख सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, एसीटोन्स की बात कर लेते हैं, एसीटोन कह रहे सॉरी, कीटोन्स की बात कर लेते हैं। लेट्स से जो सबसे छोटा है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि ये है, इसको अगर तुम देखोगे तो इसको क्या कहेंगे हम, व्हाट इज़ दिस, ये तुम्हारा प्रोपेनोन है, ठीक है, प्रोपेनोन। देख प्रोपेन था प्लस ONE, हमेशा कीटोन का ON ही आता है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्रोपानोन। क्यों? क्योंकि ये E जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसका कॉमन नेम हो गया एसीटोन। कुछ नाम है जो लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सेम वे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको भी खुद नाम करो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। तो अगर तुम इसमें सॉरी CH2 नहीं CH3 आएगा यहाँ पे, तो अगर तुम इन तीनों में देखो तो ये वाला जो है तुम्हारा है, इस विल बी कॉल्ड ब्यूटेनल, सॉरी ब्यूटेनल क्या है यार, ब्यूटेनोन। तुम बोलोगे सर इसमें ओन की पोजीशन नहीं देखेंगे भाई, यहाँ तो नहीं आ सकता, आएगा इसमें आए चाहे इसमें आए, पोजीशन सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ की जा सकती है कि यहाँ पर 2 पे है तो हम लिखेंगे पेंटेन 2 ओन, यहाँ पे क्या होगा, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। इस तरीके से तुम कर सकते हो। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड्स अगर आ जाए, है ना, जैसे मान लो ये हो जाए, तो क्या लिखोगे इसको, दिस इज साइक्लो हेक्से कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हालांकि ये डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी नाम जोड़ना नहीं। साइक्लोहेक्सेन तो एक साथ रहेगा, लेकिन ये नाम इसके साथ नहीं जुड़ेगा। मान लो यही मैं लेट्स से ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये इनटू द प्लेन है, मान लो लेट्स से CH3 है, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रांस हो गए एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांस मिथाइल, एक मिनट, मिथाइल किस पे, 2 पे है, फर्स्ट सेकेंड, ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और बाकी तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम 3 4 5 6 लिख लो बाकी, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से इनको नेम करना है, ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है जी। अगर मान लो कीटोन की बात करें, ठीक है, जैसे कीटोन की बात करो, अगर मान लो तुम्हारे पास कीटोन है ये वाला, तो तुमको क्या करना होता है, साइक्लोहेक्सेन है और उसमें बस ओन कर देता है भाई साइक्लोहेक्सेन का जो डेरिवेटिव है, तो साइक्लोहेक्सेनोन। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है इंस्टेड, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये है
तो हमेशा इसका कॉमन नेम लिखा जाता है विच इज़, इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनोन। और अगर मान लो इसकी जगह फिर से मैं एक रिंग डाल दूं तो इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनोन। तो कुछ नाम है, ये पता होनी चाहिए भाई, ये बिना इसके कुछ आगे बढ़ेगा नहीं मामला, ठीक है जी। तो जो मैं इसकी PDF दूंगा उस वाले में तुम्हें काफ़ी सारे और नाम मिल जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें, दैट कम्स क्लासिफिकेशन हमने बात कर ली, हमने नॉमेनक्लेचर की हमने बात कर ली, और नाउ कम्स आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म कौन कौन से हो सकते हैं भाई? स्ट्रक्चरल में देखो, क्या चेन हो सकता है? चेन तो वैसे किसी में भी हो ही सकता है, ठीक है। और क्या पोजीशन हो सकता है? डेफिनेटली पोजीशन था, वैसे उसको पोजीशन नहीं बोलते, इसका तो पोजीशन का कोई चेंज सीन है ही नहीं, ये तो अपनी एक पोजीशन पे ही रहेगा। इस वाले में अगर हम देखें तो इसकी पोजीशन नहीं, इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो पोजीशन का ही पार्ट होता है एक्चुअली में मेटामेरिज्म, बट ये अलग बात है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म जो होता है वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, मोनोवैलेंट जो ग्रुप होता है उसके लिए लगता है, जो डाइवैलेंट ग्रुप्स होते हैं उसके लिए मेटामर कहा जाता है। तो इसमें मेटामेरिज्म लगेगा, इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म लग सकता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउटोमेरिज्म लग सकता है, ठीक है। टाउटोमेरिज्म तो इसका एक, टाउटोमेरिज्म का एक बहुत ही वेल नोन और वेल स्टडीड जो पोर्शन है वो ही कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे टाउटोमेरिज्म होते हैं, लेकिन कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म बहुत फेमस है और वही मोस्टली तुम पढ़ते हो, ठीक है। ये तो तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। अब हम बात करेंगे स्टीरियो में। स्टीरियो में अगर हम बात करें, ज्योमेट्रिकल तो डेफिनेटली दिखा सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। और क्योंकि ऑक्साइन या और किसी में ऐसा होता है, इस वाले में नहीं होता। बट अच्छा, उसके अलावा ऑप्टिकल भी एज सच कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी कंपाउंड में एज सच अगर ये लगा हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो अपने एक बेसिस पे दिखाए, डेफिनेटली दिखा सकता है ना। तो ये सारे के सारे तुम लिख लो कि भाई आइसोमेरिज्म किस किस तरीके के दिखा सकता है, उसके एग्जांपल लिखने के भी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लिटिल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ज़रा। हाँ जी, तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे? राइट, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की बात करते हैं, फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या सॉरी प्रिपरेशन की हम बात करेंगे आज। लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रुप। ये तुम्हारा ग्रुप है, इसमें क्या है, कार्बन और इसकी बात करें तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, 120 120 120। हालांकि ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये है कि क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इससे, तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ओवर हियर। तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम कह सकते हो, इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इसमें पहला पार्ट लिखना कि बोथ आर sp2 या बोथ कार्बन एंड द ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो, सिंस ऑक्सीजन इज, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है, उससे ऊपर वाले ग्रुप है वो अलग बात है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप है या उससे छोटे वाले ग्रुप्स हैं साथ में, तो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रॉपर्टीज विल ओवर पावर, लाइक द मोस्टली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड विल बी गवर्नड बाय द कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर तुम सेकंड वाले में लिखना चाहते हो तो बिफोर जो मैंने बोला था उससे पहले लिख लो, द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स is governed by the carbonyl group, is governed by the carbonyl group,
क्यों? देखो भाई, यहाँ पर अगर तुम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो तो कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इस पर क्या होगा? इस पर जो बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक कर देता है, तो ये डबल बॉन्ड बेसिकली हट जाता है, उसकी जगह दो ग्रुप आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन the carbonyl carbon, due to the positive charge on the carbonyl carbon, they tend to give nucleophilic substitution reactions. ठीक है जी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है, एसिडिक हाइड्रोजन। मान लो ये मैं चलो तुम इस पर भी बना लो यार, ये एसीटोन है फॉर एग्जांपल। अब अगर तुम इसमें देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इधर पे मैं इसको हटा सकता हूँ, नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर तुम कह सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये वाला बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और ये H+ निकल जाता है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह देख सकते हो, या फिर तुम ये कह सकते हो कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये कार्बन जो है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये कार्बन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये जो H है, ये कार्बन इस H से इलेक्ट्रॉन किसी से भी खींच सकता है। मैं अभी इस H की बात कर रहा हूँ तो मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ। ये कार्बन इस H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। और ये एज एन H+ निकलने के लिए रेडी होगा। तो इस H का भी कुछ ना कुछ एसिडिटी होती है, हालांकि बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर्स, बट देयर विल बी डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एसिडिटी दिस कार्बन विल हैव। तो इसमें तुम दिस हाइड्रोजन विल हैव। तो अगर ये तुम इस ग्रुप को मानते हो, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसके बगल वाला कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इससे जुड़े हुए ये कौन से हुए? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, ठीक है। ये क्यों है समझ में आ गया? तो लिखो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये मतलब थर्ड पॉइंट लिखना, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसमें लिख लेना double bond, due to the double bond the carbonyl carbon has positive charge. Due to the double bond the carbonyl carbon has positive charge. मतलब डबल बॉन्ड ना लिख, चलो यार ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू द डबल बॉन्ड, इट्स बिकॉज ऑफ कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ दिस कार्बन attracts, this carbon attracts electrons from alpha carbon, which in turn attracts electrons from alpha hydrogen, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव, कुछ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ड्यू टू विच दिस अल्फा हाइड्रोजन बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव, ड्यू टू दिस अल्फा हाइड्रोजन बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये इट विल गो आउट एज एसिडिक हाइड्रोजन, H+ के से निकल सकता है। या फिर तुम हाइपर कॉन्जुगेशन वाला आइडिया दे सकते हो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये बॉन्ड नॉन एग्जिस्टेंट होता है उस मोमेंट पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही होती है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इफ़ यू रिमेंबर, हम वो कहते हैं उसको, ठीक है। ठीक, फोर्थ लिख लेना, इसका प्रॉपर्टी ये लिख लेना कि अगर मैं CC बॉन्ड को और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड को
कंपेयर करूँ तो दोनों इसमें sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट इसका कम है, dm जिसको बोलते हैं वो कम होता है, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पड़ती हैं और इसलिए इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ यार, एडिशन रिएक्शन NAR, और इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये इनके पास के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। देख लेते हैं हमारा एग्जैक्टली समय कितना हो गया है, 25। ठीक है, आज प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। प्रिपरेशन में हम क्या क्या देख सकते हैं। देखो भाई, तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था कि देयर इज़ अ सीरीज़। जिस तरीके से तुम ये अपने चैप्टर्स को पढ़ते हो, क्या क्यों पढ़ते हो, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज़ द लीस्ट। फिर एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स में +1 होती है, एल्डिहाइड्स में +2 होती है। इसको देखो, अगर तुम्हें मैं कार्बन मान लो एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात बता रहा हूँ। तुम अगर देखोगे तो इसके 4 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई वो नहीं है, या यूँ कह लो कि इस कार्बन से जुड़े हुए क्या हो गए, इस पे 0 चार्ज है क्योंकि इन दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, 0 चार्ज होगा, या 0 नहीं सॉरी, इसके ऊपर -2, इसकी क्या बोलते हैं इसको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अगर इसका -2 है, इनका 0 है, बाकियों का 0 है, तो ये +2 होना ही पड़ेगा। तो तुम देखोगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है कार्बन का वो +2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब +2 है, अगर +2 से ऊपर जाना है तो कहाँ आएगा, किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या होता है, +3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। उससे ऊपर सीधे CO2 होता है जिसका +4 होता है। इसके नीचे कौन से हैं, अल्कोहल्स, ईथर्स या हैलो एल्केन्स। तो अगर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर तुम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर तुम इनको रिड्यूस करोगे तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स या फिर उससे नीचे। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हमें देखना है कि हम प्रिपेयर किससे कर सकते हैं, तो हम इनको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें ये मिल सकता है, और अगर हम इनको रिड्यूस कर दें तो हमें मिल सकता है ना, ये है। तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो प्रिपरेशन कैसे कैसे हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहले एल्केन से देखते हैं, क्या एल्केन से प्रिपेयर हो सकता है। तो देयर इज़ नो नोन रिएक्शन, एटलीस्ट आई डू नॉट नो। हो सकता है भाई हायर केमिस्ट्री क्लासेस में ऐसा होता हो, लेकिन हमारे कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एल्केन से कोई प्रिपरेशन होती हो। ठीक है, तो फर्स्ट नॉट ए, फर्स्ट इज़ एल्कीन। सबसे पहले जो होती है वो एल्कीन्स से होती है। ठीक है जी, एल्कीन्स में होती है ओजोनोलिसिस से। ठीक है, तो लिखो aldehydes and ketones are produced, aldehydes and ketones are produced by, produced from alkenes, are produced from alkenes by reductive ozonolysis। अब ये reductive ozonolysis क्या है वो देखो। देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड R' है, ठीक है, तो तुम reductive ozonolysis कहते हो इसको, O3 एंड सेकेंड देन यू ट्रीट इट विद ZnH2O। ठीक है, तो ये तुम्हें दे, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यार, माय बैड सॉरी, RC डबल बॉन्ड CR, ठीक है, डैश, तो ये RCHO आ जाएगा प्लस R'CHO आ जाएगा। ठीक है जी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हो रही है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे CH3 है, C डबल बॉन्ड CH3 है, तो डेफिनेटली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये क्या देगा, CH3 CHO प्लस या 2 मोल्स ऑफ दिस। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा है,
अब क्या होगा, CH3 CHO, इस वाले पोर्शन का तो आ जाएगा। क्या करना है, इसको तोड़ो, इसके आगे H तो होगा ही, इसमें भी H होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो, आ गया। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O लगाना है, इस तरीके से आ गया। इधर देखोगे, इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ क्या जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। अगर मान लो ये है, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें ना, मैंने H नहीं लिखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे H नहीं है, ठीक है भाई। कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो गलत लिखा हुआ है। अरे गलत नहीं लिखा हुआ बाबू, मैंने लिखा ही इस तरीके से है, ठीक है। गॉट इट। तो ये तुम्हारा रिडक्टिव ओजोनेसिस हो गया। तो इसमें ध्यान रख लेना, लिख लो, ये एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड के बनाने के काम ही आता है, उसके अलावा नहीं। तो लिखो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू या ओनली for the production of aliphatic, only for the production of aliphatic carbonyl compounds, ठीक है। Now let's talk about oxo process, ठीक है। This is B, ठीक है। ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है वो देखो भाई। अगर इसको किसी, इस वाले की किसी को ना वो देखनी हो, इसकी मैकेनिज़्म, ठीक है, मैकेनिज़्म नहीं सीधे लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा मैं, देख लेना उसमें, ठीक है। ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसको तुम CO प्लस H2 के साथ ट्रीट कर दो इन दी प्रेजेंस ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसी के साथ हो, और भी होते हैं, CO होल ट्वाइस CO होल 8, ठीक है, एट 150 डिग्रीज सेल्सियस एंड 300 एटमॉस्फेयर। देख रहे हो तुम कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल यू गेट, यहाँ पर ये जो है ना, ये CHO बन के इधर लग जाएगा, तो H विल गेट कनेक्टेड हियर और CHO यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या आएगा ये RCH2 CH2 CHO, ठीक है। दिस इज़ योर ऑक्सो प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द थर्ड वन इज़ वैकर प्रोसेस, वैकर प्रोसेस, ठीक है जी। ये वो रिएक्शंस है, देखो भाई, इसका जो है ओजोनलिसिस का ये इसका इसकी जो मैकेनिज्म है वी हैव ऑलरेडी सीन इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। एल्केन्स का और एल्कीन्स का जब हम ओजोनलिसिस कराते हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, ठीक है। अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है तो आई विल पुट अप अ वीडियो ओवर हियर, तो देख सकता है उसको, है ना, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है, ठीक। अच्छा, ऑक्सो प्रोसेस, इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम्हारे पास ठीक है ये है, तो इसमें कुछ और नहीं ऐड करना, बस ये कि एक अगर तुम्हारे पास ये है तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, ये तुम्हारा वैकर प्रोसेस है, ठीक है। इन दोनों के दोनों का मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। PDCl2 मतलब ठीक है यार, यहाँ पे क्या आएगा RCH2CHO, ठीक है। दिस इज वैकर प्रोसेस। एक सेकंड तो नहीं, ठीक है। इसमें RCHO ये नहीं आता, इसमें आता है ये, ठीक है जी। तो ये तुम्हें याद रखना है। एल्कीन से 3 प्रोसेस हैं, ओजोनलिसिस, ऑक्सो प्रोसेस, वैकर प्रोसेस। तो
देखो तुम्हारे बोर्ड में तो ये दोनों नाम मैंने नहीं देखे अभी तक, ठीक है, बहुत रेयर कभी ऐसा हुआ होगा। बाकी लास्ट 10 ईयर्स में एक बार मैं भी चेक कर लूँगा कि ये कभी आए कि नहीं, बट ये वाला आ सकता है, बहुत सिंपल है। तो ये तो हमेशा याद होना चाहिए, ये उतना ज़्यादा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे मेंस और मेंस में भी कम, नीट में भी कम, अगर एडवांस की बात करो तब वहाँ पे कहीं पे ये दिख सकती है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन पता होनी चाहिए है, ठीक है जी, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्काइंस। एल्काइंस में कैसे मिलेगा, याद है तुम्हें, अगर हम उसका हाइड्रेशन कर देते थे, अगर तुम वाटर से उसका हाइड्रेशन करते थे तो क्या मिलता था, वहाँ पर कीटोन्स मिलते थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो भाई, या तो तुम नॉर्मल एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ हेवी मेटल आयन विच इज़ Hg2+, ठीक है, या फिर तुम कर सकते हो उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर वो करोगे तो भी तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है कुछ मिल जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे हम एल्काइंस लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर एल्काइंस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है ये हाइड्रोलिसिस से होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हमें याद है, तुम लोगों को याद है 3 प्रकार से कराए थे मैंने, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रेशन नॉर्मल वाला जो एसिडिक हाइड्रेशन था, और द अदर वन इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस 2 प्रकार से है, इसमें है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस से होगा तो ए या तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस विद अ हेवी मेटल आयन, ठीक है, Hg2+, Hg2+, ठीक है। तो अगर मान लो चलो मैं पहले ऐसा करता हूँ, दोनों के लिखवा देता हूँ, फिर उनकी डायरेक्टली एक साथ रिएक्शन लिखवा देंगे। और जो दूसरा वाला है दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या ऐसे लिखते हैं वैसे इसको, ठीक है जी। इसकी रिएक्शन क्या होगी, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हारे पास RC लेट्स से, इस केस में क्या होगा, अगर मैं हाइड्रोबोरेशन नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O and HgSO4 H2SO4, अगर मैं ऐसे करवाता हूँ तो आई विल गेट दिस, आई विल ऑलवेज गेट दिस। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन तुम्हारा फर्स्ट B2H6 हाइड्रोबोरेशन, इनफैक्ट दिस डज नॉट हैपन लाइक ट्रिपल बॉन्ड के साथ में तो ये नहीं आता, ऐसा ही साइमाइल डाइसाइमाइल BH2 BH, ठीक है, डाइसाइमाइल। आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है वो ये होता है, दिस इज़ व्हाट ये Cr2 है ना, Cr2BH, Cr2BH होता है ये ध्यान रखना। अगर ये मैं H2O2 के साथ में करा दूं तो क्या आएगा यहाँ पे RCH2CHO, ठीक है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो अगर हमें एल्काइन से कीटोन चाहिए तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराना है, अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो हमें इसके साथ कराना है। देखो डबल बॉन्ड के साथ होता तो हम इसे B2H6 विच इज़ बोरेन, ठीक है, बोरेन या डाइबोरेन जो बोलना चाहो, उससे करा सकते हैं रिएक्शन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए हमें इसके साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। गॉट इट, ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 ओके, एक मिनट इसको नोट डाउन करो। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ठीक है। इस लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, नेक्स्ट कौन से आते हैं भाई, पहले एल्केन था, फिर एल्काइन था, फिर एल्केन था, फिर एल्कीन था, फिर एल्काइन था। तो एल्केन्स तो कोई नोन है नहीं, एल्कीन और एल्काइन से हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, एल्काइल लाइट्स। एल्काइल लाइट से हमारे पास या बेंजाइल लाइट से हमारे पास कुछ तरीके हैं, वो देखते हैं। तो इसमें लिखो
एल्काइल हैलाइड्स और बेंजाइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स और बेंजाइल हैलाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन विद DMSO। वैसे मैंने ये रिएक्शन पिछले वाले चैप्टर में भी कराई है, जब मैंने पिछले वाले में एल्काइल हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाया था, ठीक है। तो थर्ड नहीं, एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड्स, ठीक है। तो RCH2Cl, अगर मैं इसको DMSO के साथ में कराता हूँ रिएक्ट, क्या मिलेगा मेरे को? RCHO, ठीक है जी। और अगर मैं RCHCl R डैश करता हूँ DMSO के साथ, तो RC डबल बॉन्ड R डैश आएगा, ठीक है। एक और भी है, अगर मैं इसके साथ में, जैसे अगर C6H5CH2 विच इज़ बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ कराता हूँ, तो मैं इसे DMSO के साथ में भी करा सकता हूँ, या मेरे पास दो और है, ठीक है। या तो मैं इसे CH2O6N4 इसके साथ करा सकता हूँ, और दिस इज़ 1 2 H2O H+, ठीक है। या फिर मैं इसे करा सकता हूँ CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है जी, और PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो यहाँ पे रिएजेंट्स हैं, देखो भाई, बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन तुम्हारे बोर्ड में तो नहीं आ रही, इतना तो मैं कह सकता हूँ, आज तक तो नहीं आई, तो कोई पता नहीं, मतलब अगर कोई अलग ही उनके खुराफात आ गई तो ये कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में तो छोड़ दो। तुम्हारे मेंस में भी सोफा नहीं देखी है, हो सकता है एडवांस में कभी ऐसी चीज़ें, लेकिन एडवांस में बहुत रेयर ऐसी चीज़ आती हैं। एडवांस में जो या जेई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो दिमाग लगाने वाले होते हैं, है ना। मोस्टली 85-90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट। बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे जो कि जिसमें तुम्हें कोई चीज़ याद रखनी होनी चाहिए, है ना, वो क्वेश्चन कम होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस तब आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जेम डाइहैलाइड्स। एक्सक्यूज मी, जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं पहले बताओ मेरे को, हमने पढ़ा है तुम्हारे एल्काइल हैलाइड्स के सेकंड लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था कि दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं, जेम डाइहैलाइड्स होते हैं, जेम डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स होंगे कुछ इस तरीके के, CHCl इस तरीके का, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं, यूजुअली ये किसी इस तरीके से समझो, इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है और ये बन जाता है ये। तुम बोलोगे सर ये तो तुम्हारे जेम डाई ओल्स हैं, है ना, और ये स्टेबल हो सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ ये स्टेबल हो सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन क्योंकि ज़रूरी नहीं है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है, तो जब कभी भी यहाँ पर कोई +I ग्रुप या कम -I वाला ग्रुप होगा तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड जाएगी और इसमें से H2O निकल जाता है, -H2O, और यहाँ पे क्या बच जाता है RCHO, ठीक है, गॉट इट। या फिर अगर इसकी जगह ऐसा होता तो तब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर तुम H2O OH- करते तो यहाँ से H2O सीधे निकलता और तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड O R डैश बन जाता, ठीक है। अगर तुम जेम डाइहैलाइड से कर रहे हो तो एक एक करके देखो, तुम्हारा हैलाइड्स हो गए, उसके बाद अब डाइहैलाइड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल से बनेगा। अल्कोहल से हमेशा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल्स को डायरेक्टली एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने ये कुछ रिएजेंट्स लिखवाए थे, यहाँ पर भी मैं वही सारे रिएजेंट्स लिखवा रहा हूँ।
क्या था, जेम डाइहाइड्स एल्कोहल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो सीधे ऑन माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन alcohols get converted into aldehyde और कीटोन्स। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम्हारा क्या बनेगा, RCHO। अगर मान लो RCHR डैश, ये क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री है, वो ही ये रिएक्शन देगी। अगर 3 डिग्री होगा तो उसका एल्कीन बन जाता है, ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो RC⋯O R डैश आएगा, ठीक है जी, दिस इज कीटोन, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक एक करके देखो। जोन्स रिएजेंट, तुम्हारा काम ये रहेगा कि जो मैंने एल्कोहल्स में तुमको लिखवाया था वहाँ से तुम इसके रिएजेंट्स को लिखोगे। सैरेट-ली रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट, ठीक है जी, फेंटॉन रिएजेंट हो गया, जोन्स हो गया, X2 विच इज़ टोटल 8 हैं, बताया था मैंने लास्ट टाइम भी। 5th K2Cr2O7 H+, 6th MnO2, 7th एल्यूमिनियम आइसो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, सबके मैं लिखवा चुका हूँ। दिस इज़ योर वर्क टू वॉच दैट, लाइक यू नो, कॉपी फ्रॉम देयर टू हियर। आई होप कि तुमने अल्कोहल्स पहले देखा होगा, तब ये देख रहे होगा। एंड देन Cu300 और Ag300, ठीक है। तो ये बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, तो इसमें लिख लो dehydrogenation of 1 degree or 2 degree alcohols takes place. Dehydrogenation of alcohols takes place with the above reagents, ठीक है, एंड विद 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं इसकी बात करूँ 3 डिग्री अल्कोहल इट गिव्स एल्कीन्स। मैं उस वक्त भी लिखवाया था, अभी भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट ऑन इट एनी फर्दर, ठीक है। एक और चीज़ है विसिनल डायोल, देखते हैं, फिर उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब विसिनल डायोल अगर हमारे पास हैं, ठीक है, तो विसिनल डायोल से हमको क्या मिलते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने मैलाप्रेड वाला वैसे वहाँ पर करवाया नहीं था, मैंने वो, उसका भी एक वीडियो है एंड में, वो वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे बना दूंगा। मैलाप्रेड या क्या बोलते हैं उसको, मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन है वो। मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन क्या है वो मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अच्छा हाँ, पर आयोडेट, रुक जाओ, पर आयोडेट विसिनल डायोल्स, ये कौन सा है, 6th वाला विसिनल डायोल्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पर आयोडेट या फिर मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, तुम जैसे कोई RCHOH, भाई 2 OH अगर अगल बगल आ जाएं तो उसी को तो हम कहते हैं विसिनल डायोल, है ना। तो अगर मान लो मैं इसको HiO4 और NaIO4 के साथ में रिएक्ट करा दूं तो व्हाट विल हैपन, मुझे यहाँ से बिल्कुल ये बीच से टूट जाता है और मुझे मिलता है RC⋯OH + R' C⋯OH,
ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। ठीक, यहाँ पे काफ़ी फास्ट तरीके से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे इसकी इसकी मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी, आई विल गो टू दैट मैकेनिज्म, आई विल टेल यू अबाउट दैट मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, वो सारे के सारे मैकेनिज्म्स मैं कराऊंगा। ये चैप्टर में मैकेनिज्म्स ही मैकेनिज्म्स है पेल के। ठीक है, तो उसमें लिख सकते हो विसिनल डायोल्स ऑन पर आयोडेट ऑक्सीडेशन, विसिनल डायोल्स ऑन पर आयोडेट ऑक्सीडेशन गिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो या तो ये है, और एक और होता है PbOAC होल 4, है ना। क्या ये, इसको लिखने का तरीका ये है, या फिर इस तरीके से लिख सकते OC डबल बॉन्ड OCH3, ये एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये लेड एसिटेट, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। चलो आज के लिए यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए और हो सके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाए। एक बार वो हो जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचेंगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इसमें बेनता है, मतलब एक बार ही शुरू हो जाओ तो फिर लगी रहती है ना। तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी इसको हम निपटा सकें। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।